Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to English by Rajesh Yadav. Today I am going to discuss a lot of turning point for BPSC TRE 3.0 के बारे में और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आज बात करूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बी क्विक एंड बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल. मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हम लोग बीपीएससी के बारे में बात करेंगे. आज किसके बारे में बात करेंगे भाई? बीपीएससी के बारे में बातें करेंगे और जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा. ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सारे सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया. खास करके आज मैं नाउन से रिलेटेड जो प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं नाउन्स पर, उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से देखना है. चलिए, तो यहां पर हम एक एक चीज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और यहां जहां कहीं पर भी दिक्कत होगी प्लीज कीप रेजिंग योर क्वेश्चन सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग. गेटिंग मी? देखिए, तो आंसर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे को लग रहा है कि. चलिए, कोई बात नहीं. आपके सामने सेंटेंस है. फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस. देयर वर ओनली टू philosophers but each and every philosopher was equal to 5 poets. more than one of the above. एरर है या नो एरर के बारे में बात करेंगे. यहां पर देखिए एक ऑप्शंस आपके सामने आता है नो एरर को लेकर के. आर यू गेटिंग? 1 मिनट के लिए आप लोग तब तक आंसर देखिए. यहां पर मैं आपके लिए एक ऑप्शंस और क्रिएट करता हूं और यहां पर आपका ऑप्शन होगा नो एरर. ठीक है, या नन ऑफ द अबव. मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव. गड़ी में तो यहां पर मैंने आपके लिए ये प्रश्न रख दिया है और फटाफट आप लोग बताएंगे. देखिए, दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर क्लियर करना चाहूंगा. जब हम लोग बात करते हैं ईच और एवरी के बारे में, तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि यहां पर बात हो रही है केवल दो फिलोसफर्स के बारे में. किसके बारे में? दो फिलोसफर्स के बारे में. यहां पर एक वर्ड यूज किया गया ईच एंड एवरी. ध्यान आपको यह रखना है कि ईच जो शब्द है और एवरी जो शब्द है, इन दोनों में डिफरेंस है. ईच और एवरी जो शब्द है, इन दोनों में डिफरेंस है. ईच का प्रयोग हम लोग दो या मोर देन टू के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि एवरी शब्द का प्रयोग हमेशा ही मोर देन टू के लिए आता है. तो यहां पर बात आप मात्र दो फिलोसफर्स के लिए कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू यूज द वर्ड एवरी इन अ सेंटेंस? क्वाइट इम्पॉसिबल. तो यहां पर आपके एग्जाम में जब कोई भी सेंटेंस इस तरह से पूछा जाए, तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब दो के बारे में बात हो रहा हो तो हम ईच का ही प्रयोग कर सकते हैं, और दो से ज्यादा का प्रयोग किया गया हो तो ईच और एवरी में से दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं. यहां पर जो आपने वर्ड यूज किया हुआ एंड एवरी, यह वर्ड आपका एरर है. यहां पर हमने बताया बी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर हम आपके सामने दूसरा प्रश्न रखते हैं. जहां कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज बताते रहेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दिया जाए. बी पार्ट में एरर मैंने आपको बताया और यहां पर दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर. फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस. वी शुड नो इट वेल दैट आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन समबडी एल्स एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं. मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी तरह के प्रश्नों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा ताकि कोई भी प्रश्न यहां से आए तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लें. सेंटेंस कह रहा है वी शुड नो इट वेल दैट आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन समबडी एल्स एडवाइस. कंडीशन यह है कि आपने यह बोला है कि हमारा सक्सेस जो है वह दूसरे के एडवाइस पर निर्भर नहीं करता है. एक आप लोगों को शायद क्लैरिटी होगा कि जब हम लोग
अपॉस्ट्रॉफी एस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑफ। आर यू गेटिंग? और ये जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये जो आपके सामने पंक्चुएशन यूज किया जाता है, यह दो नाउन के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जैसे आप कहते हैं राम्स बुक, इसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, आप राम्स बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस बुक पर किसका अधिकार है? राम का अधिकार है। यहां पर आपने लिखा वी शुड नो इट वेल दैट आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन समबडी एल्स एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां आपको देखना चाहिए कि आपका सक्सेस जो है यह किसी दूसरे अन्य की एडवाइस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए था, पता है क्या? somebody, आपको लिखना चाहिए था इसके जगह पर somebody else advice, somebody else advice। यहां पर आपको अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके और ये स्ट्रक्चर्स आपको यूज करना चाहिए, यानी सी पार्ट में एरर है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखेंगे। अपस्ट्रॉफी एस का कंडीशन है somebody, somebody's opinion, nobody's आर्गुमेंट। तो नोबडी और समबडी का प्रयोग किया गया तो उसके बाद अपस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी के साथ एल्स शब्द का प्रयोग यदि किया गया है तो हम लोग एल्स पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये ग्रामर का एक टर्निंग पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो आपने यहां पर समबडी के जगह पर आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, एनीबडी भी लिख सकते हैं, एवरीबडी भी लिख सकते हैं, लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना है कि इनके बाद यदि एल्स शब्द आता है तो उस एल्स पर अपस्ट्रॉफी लिख करके फिर आगे हम नाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्स का मतलब होता है अन्य, यानी अन्य की एडवाइस पर। जैसा कि मैंने बताया कि अपस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऑफ, और उस किसी अन्य व्यक्ति के एडवाइस पर आपका सफलता निर्भर नहीं करता है। आपको अपनी सफलता के लिए खुद लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, खुद आपको इसके लिए एक पेरिफेरी निर्धारित करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन आपके सामने, और यहां पर हम आपके सामने दूसरे कॉन्सेप्ट को रखते हैं। यहां पर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग प्लीज बताते रहेंगे। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर आपको दिख गया होगा, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत आंसर भी लग रहा है कि देख लिया होगा। These sort of girls who make reels in the metro want to be cynosure of all eyes by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon। सेंटेंस लिखा गया है more than one of the above या none of the above। यहां पर आप ध्यान रखें कि सेंटेंस कह रहा है कि इस तरह की जो लड़कियां हैं जो मेट्रो में रील बनाती हैं, वह आंखों का एक तरीके से केंद्र बिंदु बनना चाहती हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, इसलिए वे लोग डिजर्व करती हैं कि उनको अनदेखा कर दिया जाए। सेंटेंस ये कह रहा है। ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोगों को पता है या नहीं, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जब हम लोग दिस और दैट के बारे में बात करते हैं तो ये दो शब्द जो हैं ये सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, यानी इनके बाद हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग जब हम लोग दीज और दोज के बारे में बात करने लगे तो आप बस इतना ध्यान रखें, इनके बाद हमेशा हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे भाई? प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। यही कारण है कि जब आपने दीज शब्द का प्रयोग किया है तो दीज के बाद ये जो शॉर्ट है यहां पर शॉर्ट्स लिखना चाहिए था। These sorts of girls who make reels in the metro want to be cynosure of all eyes by hook or by crook। ठीक है, so they deserve to be looked down upon। तो यहां पर एरर आपका किस पार्ट में है भाई? ए पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है? प्लीज आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप लोग बताते रहेंगे। इफ एनीवन इज फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, इसको आप लोग देखेंगे कहीं पर भी ए पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है, और दूसरा सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यह कह रहा है कि यहां पर जो सेंटेंस लिखा गया था टेम्पल्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी डिवोटीज डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर्स यूज किया गया इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट यह है कि जब कभी भी आप नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं भाई? नॉन लिविंग के बारे में जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखें नॉन लिविंग चीजों के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते।
जैसे मान लीजिए आपने कहा पेन्स कैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पेन्स कैप आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर गलत है। इसके जगह पर आपको लिखना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपका गलत है, इसके जगह पर लिखना चाहिए था कैप ऑफ पेन के बारे में बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपका सही होगा। तो जो आपने टेम्पल्स रूफ लिखा हुआ है, टेम्पल आपका नॉन लिविंग है और इस पर आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको लिखना चाहिए यहां पर रूफ ऑफ टेम्पल। क्या लिखना चाहिए भाई? रूफ ऑफ टेम्पल नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल। क्लियर? तो पेन्स कैप नहीं लिख सकते क्योंकि पेन जो शब्द है वो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग पर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। इसमें भी कुछ ना माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स है जहां पर हम लोग कई बार जो पॉइंट के बारे में बात करने लगता है, स्पेस या पॉइंट को डिफाइन करने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाइफ है और नाइफ का एज जो होता है जिससे कट जाता है कोई भी वस्तु, तो उस एज के बारे में यदि बात करते हैं तो वहां पर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे रेजर्स एज के बारे में बात कर सकते हैं, नाइफ्स एज के बारे में बात कर सकते हैं। एज मतलब किनारा उसका, ठीक है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, जिसका कोई भी एरिया नहीं है, तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो एरर आपके सामने सेंटेंस में है वह कहां पर है भाई? ए पार्ट में एरर है, आपको लिखना चाहिए था रूफ ऑफ टेम्पल के बारे में बात करें, लेकिन वहीं पर आप बात करते हैं रेजर्स एज के बारे में। तो रेजर जो होता है जिसे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर रेजर का जो एज है वह आपका कोई ना काउंटे कोई उसका वॉल्यूम, कोई उसका एरिया नहीं है, कोई वह आपके सामने स्पेस को डिफाइन नहीं करता। पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब आप बातें करने लगे तो ये रेजर्स एज आप लिख सकते हैं, जबकि रेजर आपका नॉन लिविंग चीज है, लेकिन ये एज जो है वह कोई वस्तु नहीं है। बड़ी बात है। जैसे यहां पर पेन का जो कैप है, कैप आपको अलग से दिख जाएगा जिसको आप निकाल सकते हैं, और ये आपका जो एज है रिमूवेबल होता है, उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आई डोंट फील दैट एवरी एम्प्लॉय हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी। आई डोंट फील दैट एवरी एम्प्लॉय हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी। अब एक बात बताइए, फटाफट आप लोग बता दीजिए तो देख लेते कितने लोगों को एरर इसमें दिख रहा है। बी क्विक एंड बी फास्ट, बी क्विक एंड बी फास्ट। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर आपके सामने कह रहा है कि जब कभी भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है, सर्टेन प्रॉब्लम्स के बारे में जहां पर बात कर रहे हैं, क्लियर आपको यह हो जाना चाहिए कि असर्टेन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखें यहां पर प्रॉब्लम जो शब्द है वह प्लूरल है। प्रॉब्लम जब शब्द प्लूरल है, प्रॉब्लम्स जब प्लूरल है, तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर सर्टेन के पहले जो ना ए का प्रयोग आपने किया है वो सिंगुलैरिटी को डिफाइन करता है। जब असर्टेन लिखते हैं तो यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि असर्टेन के बाद आप ये प्रॉब्लम्स नहीं लिख सकते। आर यू गेटिंग? क्योंकि असर्टेन सिंगुलैरिटी को डिफाइन करता है, इसलिए आपके पास दो रास्ता है। आप या तो लिखिए सर्टेन प्रॉब्लम्स या असर्टेन प्रॉब्लम। एक तो आप यह सेंटेंस लिख सकते हैं जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर लिखा गया है। यहां पर मैं यदि स्ट्रक्चर आपके सामने यूज करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि या तो आप वहां से ए हटाइए, या तो आप यहां से ए हटा दीजिए और सेंटेंस को ऐसे लिख दीजिए सर्टेन प्रॉब्लम्स, या नहीं तो दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने यह भी हो सकता है कि आप यहां पर पता है क्या कर लीजिए, या तो आप यहां पर असर्टेन प्रॉब्लम लिखिए। गेटिंग? दो रास्ते हैं आपके सामने। यदि आप ए लिखते हैं तो प्रॉब्लम में एस नहीं आएगा, यदि आप सर्टेन लिखते हैं तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम में एस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने यहां पर लिखा हुआ है लेटर आर्टिकल, ये सिंगुलैरिटी को डिफाइन करता है। तो जब आप सिंगुलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं लिखना चाहिए। यहां पर जो स्टेटमेंट आएगा आपका प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा भाई?
क्या लिखेंगे आप? प्रॉब्लम लिखेंगे। तो बी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और यहां पर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। बी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है। गेटिंग? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बारे में बात करते हैं। दो वर्ड्स होता है, अ लॉट ऑफ, लेकिन अ लॉट ऑफ जो है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग मेनी के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपके बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे। फाइंड आउट देयर इन द गिवन सेंटेंस ही विन्स सेवरल एक्colades फॉर म्यूजिक कंपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये स्ट्रक्चर आपके बीपीएससी में रखा जाता है, जहां पर हम लोग एरर डिटेक्ट करने के बारे में प्रश्न पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेवरल एक्colades, सेवरल और वेरियस के बाद हम लोग हमेशा, चाहे आप वेरियस शब्द के बारे में बात कर लें और लॉट ऑफ के बारे में बात करें, सेवरल के बारे में बात कर लें, सेवरल के बारे में बात करें और लॉट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं और लॉट ऑफ के बारे में बात करें, इन शब्दों के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। गेटिंग मी? यहां पर जब आप ही के बारे में बात करते हैं तो ही के बाद जो विन आपने शब्द लिखा हुआ है, या तो आप एक वचन का जो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो लिखा गया सिंगुलर, इसके साथ क्रिया में एस लिखिए, या नहीं तो टेंस को बदलिए, पास्ट में लिखते हैं। जबकि इसमें पास्ट में कहीं पर भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया है जो पास्ट को सिंबलाइज करता है, तो हम लोग जनरली वहां पर प्रेजेंट को प्रायोरिटी देंगे और ही के साथ वर्ब में एस का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ए पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है। आपको लिखना चाहिए था ही विन्स, वह ना जीतता है सेवरल एक्colades फॉर म्यूजिक कंपोजिशन। म्यूजिक कंपोजिशन के लिए बहुत सारे ना एक तरीके से अवार्ड वह क्या करता है, जीतता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Find out the error in the given sentence. When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. एक बात बताइए, ये स्ट्रक्चर पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, मैं आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। दो वर्ड होता है जहां पर हम लोग बात करते हैं टू मच और मच टू के बारे में। टू मच और मच टू के बारे में बातें करते हैं, तो टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस है नहीं पता तो मैं क्लियर करना चाहूंगा। जब हम लोग बात करते हैं टू मच के बारे में, तो इसके बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। वहीं पर यदि सेंटेंस में कहीं पर भी मच टू का प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद हम लोग पता है किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखें, पता लगा कि नाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को नाउन बनाने का प्रयास मत कीजिए। टू मच के अनुसार आप स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि यदि मच लिखा गया तो नाउन आएगा और टू मच लिखा गया तो एडजेक्टिव। यहां पर विंडी जो शब्द है ना, ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। विंड नाउन होता है। विंड जो शब्द है यह आपका नाउन है, यह आपका नाउन है। वहीं पर हम लोग विंडी शब्द के बारे में बात करते हैं, हवादार, तो यहां पर विंडी जो वर्ड है यह आपका एडजेक्टिव है। इसलिए आप जब एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के पहले आपका स्ट्रक्चर यह होना चाहिए, ये मच टू होगा, यहां पर टू मच नहीं लिख सकते, लिखना चाहिए था बिकॉज इट वॉज मच टू विंडी। आपने यह कहा कि जब वह टहलने के लिए ना बाहर गई तो उसने अपने स्कार्फ को क्या नहीं कर पाया, टेक ऑफ हर स्कार्फ। माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज ना अपना जो क्या नाम है, बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, इस वजह से माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो एरर आपके सामने कहां पर है भाई, ये कॉन्सेप्ट ऐसे मैं कई बार बता चुका हूं कि टू मच और मच टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। टू मच और मच टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो यहां पर जब आप टू मच और मच टू के बारे में बातें करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर मैं आपके लिए दूसरा प्रश्न लेकर के बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता हूं। इस पर आप लोग देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछते रहेंगे। रजनी बिहेव्ड एज इफ शी वॉज अ क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर होता है एज इफ। किसके बारे में बातें करते हैं, एज इफ। इसका मतलब होता है मानो, जैसे एक तरीके से हम इमेजिन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि वह ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो वह राजा हो, तो वह राजा रियलिटी में है नहीं, लेकिन वैसे वो बर्ताव करने का प्रयास करता है। तो जहां पर हम लोग अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ प्रेजेंट के बारे में बातें करने लगे, कल्पना करने लगते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद हमेशा
कोई भी आप सब्जेक्ट यदि आप लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और आगे सेंटेंस को प्रोसीड कर लेते हैं, या सिर्फ आपके इमेजिनेशन के लिए आप सेंटेंस यूज करते हैं। इमेजिनेशन के केस में यह स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं जो अनफुलफिल्ड डिजायर को प्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपने कहा कि रजनी ऐसे बिहेव की मानो वह एक रानी हो, तो यहां वॉज के जगह पर आपको वर का प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर के वो सेंटेंस सही होगा, क्योंकि वह रानी थी नहीं लेकिन उस तरीके से उसने बर्ताव किया। किसी को यहां पर दिक्कत है? तो शी वर अ क्वीन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने बताया फाइंड आउट द क्लॉजेज इन द गिवन सेंटेंस। क्लॉजेज के बारे में जब बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे क्लॉजेज 3 तरह के होते हैं, जहां पर हम लोग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस लिखा गया है जहां पर हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में बात करते हैं, नाउन क्लॉज के बारे में बात कर सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात कर सकते हैं। 3 तरह की क्लॉजेज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें से क्लॉज कौन सा है इस सेंटेंस में। ध्यान रखें, जब कभी भी सेंटेंसेस में हम लोग दो या ऑल्दो, इफ, अनलेस, अनटिल का प्रयोग करते हैं, वो सभी के सभी स्टेटमेंट आपके एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ऐसे में एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज एक स्पेशल आपके सामने एक ना टॉपिक बनाऊंगा, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर सेंटेंस में ऑल्दो, अनलेस, अनलेस, सेल्डम का प्रयोग कर दिया जाए, एज इफ का प्रयोग कर दिया जाए तो सारे सेंटेंस जो होते हैं, इफ का प्रयोग कर दिया जाए तो सारे सेंटेंस जो है वह एडवर्ब क्लॉज होते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग क्लॉजेज के बारे में बातें करते हैं तो ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वह क्लॉजेज जो है वह एडवर्ब क्लॉज वर्ब के बारे में बात करता है। उसी तरीके से जब हम लोग सेंटेंस के बारे में बातें करते हैं, फाइंड आउट द क्लॉजेज इन द गिवन सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया। तो इसी तरीके से जब हम लोग सेंटेंसेस के बारे में बातें करते हैं तो सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यदि हम लोग कहें तो वह आपके 4 तरह के होते हैं, जहां पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है पहले आपको बताना चाहूंगा। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, यह सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग 2 सब्जेक्ट, 2 सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ देते हैं। 2 सिंपल सेंटेंसेज को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि वह कंपाउंड सेंटेंस होगा, जहां पर हम लोग फैन वॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, फैन वॉयज। लेकिन वहीं पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉजेज जहां पर होते हैं, वे सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज कहलाते हैं। और इसको हम लोग पता है किससे जोड़ते हैं? विद बाबा से जोड़ते हैं। मैं आप लोगों को लग रहा है कि जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि विद बाबाज क्या होता है। यहां पर ये जो सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, ऑल दो के बारे में जो बात करते हैं, यह ऑल दो का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है तो ध्यान रखेंगे वह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं कि इसको आप किस बेसिस पर आप इस सेंटेंस को और इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने 2 प्लेन पेज लेता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। 1 मिनट के लिए ध्यान रखेंगे और इसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैं बात करने लगूं कि इसके बारे में, भाई कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पहले बात कर लेता हूं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में हम लोग संयुक्त संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त संज्ञा बोलते हैं। संयुक्त संज्ञा बोलते हैं। अब ये संयुक्त संज्ञा का क्या मतलब? संयुक्त वाक्य। 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड करेंगे प्लीज। ये संयुक्त वाक्य होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यह होता है संयुक्त वाक्य।
सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। बड़ी बात है कि संयुक्त वाक्य के लिए सेंटेंस में क्या होने चाहिए? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज होने चाहिए, दो स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए। और इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को हम लोग पता है किससे जोड़ते हैं? फैन बॉय से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। किससे जोड़ लेते हैं इसको? फैन बॉयज। अब आप कहेंगे ये फैन बॉयज क्या होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फैन बॉयज क्या होता है। आपको यहां पर क्लैरिटी होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई मीन्स होता है येट और एस मीन्स होता है सो। यहां पर हम लोग सो को सब्स्टिट्यूट के तौर पर देयरफॉर भी लिख लेते हैं। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज को कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह के कनेक्टर्स का प्रयोग करते हैं तो वे सभी के सभी वाक्य पता है क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस मैं इस पर आपके लिए लिखता हूं, उसको आप लोग देखिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कंपाउंड सेंटेंस के लिए, रजनी entered the room and she switched on the light। सेंटेंस लिखा। अब यहां पर आपने सेंटेंस जो है लिखा जो है, इसमें दो वाक्य आपने फ्रेम किए हैं। कितने वाक्य फ्रेम किए आपने? यहां पर एंड से एक इधर सेंटेंस आपने जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। तो जब भी आप इस तरह के कनेक्टर से आप अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं तो वह स्ट्रक्चर जो होता है वह कंपाउंड सेंटेंस का होता है। किसी से भी आप इस तरह के सेंटेंसेज आप यदि फ्रेम करते हैं तो वह स्ट्रक्चर किस चीज का होता है भाई? वह स्ट्रक्चर किस चीज का होगा? वह स्ट्रक्चर आपका कंपाउंड सेंटेंस का होगा। चलिए एक मैं आपको बताता हूं विद बॉयज के बारे में, जहां पर सेंटेंस में आपको समझना चाहिए कि विद बॉयज क्या होता है। एक यहां पर जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहीं पर आप लोग नोट कर लेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य में हम क्या करते हैं भाई? यहां पर दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे जाते हैं जिसमें यहां पर क्लैरिटी होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जब हम लोग सेंटेंस में वर्ड की डिमांड करते हैं तो यहां पर इसको कहते हैं विद बाबाज। क्या बोलते हैं भाई? विद बाबाज। विद बाबाज। अब आपका प्रश्न होगा कि विद बाबाज का क्या मतलब है, तो यहां पर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि विद बाबाज का क्या मतलब है। यहां पर W से आने वाले जो भी वर्ड्स आप होम, होज, वैन का जब प्रयोग करते हैं, होम के बारे में बात कर लेते हैं ना, वेन के बारे में बात कर लेते हैं, विच के बारे में बातें कर लेते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स आपके सामने यूज किए जाते हैं ये सभी WH में आते हैं। आई का मतलब यहां पर इफ होता है। TH जो वर्ड आपने लिखा है इसका मतलब दैट कनेक्टर भी होता है और इसका मतलब दो भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर बी जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब होता है बिफोर। एक ए जो वर्ड आपने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एज। इसी वर्ड का मतलब होता है आफ्टर भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर बी का मतलब है बिकॉज। ए का मतलब है ऑल्दो और एस का मतलब है यहां पर सिंस। तो ये अलग अलग कंजंक्शन है जहां पर हमने विद बाबा से इस सेंटेंस को बनाया है। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर सेंटेंस में यूज किए जाते हैं वे सभी के सभी
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। यदि मैं सेंटेंस आपके सामने यहां पर फ्रेम करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, इफ राहुल कम्स आई शैल, इफ राहुल कम्स आई शैल हेल्प हिम। यदि राहुल आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। और जहां कहीं पर भी इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए या कनेक्ट करने के लिए आने लगे दो सेंटेंसेस में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई शैल हेल्प राहुल इफ ही कम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहां पर ऑलरेडी आपको दिख जाएगा खुली आंखों से कि इफ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहां पर भी जोड़ रहा है। अल्टीमेटली यहां पर कंडीशन रखा गया है और इधर आपने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो ये मैं काम करूंगा। तो ये सभी के सभी कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो विद बाबाज का कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत तो नहीं कि विद बाबाज का कॉन्सेप्ट कब आता है, क्यों आता है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे सेंटेंस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। दूसरा सेंटेंस के लिए आप लोग तैयार रहिए। दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने यह है कि स्कूल इज नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ क्लब्स एंड फन एक्टिविटीज ऑन कैंपस। ध्यान रखेंगे जहां पर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जहां पर फैक्ट्स और फिगर को एंड से जोड़ने लगते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई बॉट अ पेन बुक एंड पेंसिल, तो वहां पर एक ही वाक्य, वो फैक्ट को एंड से मैं जोड़ रहा हूं, सेंटेंस को एंड से नहीं जोड़ा गया है। बात समझ रहे हैं? यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है कि स्कूल इज नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग सिंस देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स एंड फन एक्टिविटीज ऑन कैंपस, ये एक क्लब, लॉट ऑफ क्लब्स के बारे में और फन एक्टिविटीज को आपने एंड से जोड़ा है, ये वाक्य नहीं है, ये आपके इंग्रेडिएंट है, एक फैक्ट्स है जिसके बारे में आपने बोला है कि कैंपस में क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो उस कंडीशन में सेंटेंस एक इधर रखा हुआ है, एक दूसरा इधर रखा हुआ है। मैं पहले ही बताया था कि जब सिंस से वर्ड जुड़ता है तो क्या होता है, देखेंगे आप लोग। जहां पर हम लोग सिंस से सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वे सभी के सभी सेंटेंस क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्योंकि विद बाबाज वाला जहां पर मैंने बताया था कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और वहां पर दूसरा स्ट्रक्चर जो जब हम लोग यूज करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के लिए, तो यहां पर हम जैसे ही सिंस वर्ड से जोड़ते हैं तो सिंस सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंबलाइज करता है। इसको सिंबलाइज करता है भाई, सिंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंबलाइज करता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और यहां पर आपके सामने दूसरा प्रश्न। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में जब बात करते हैं तो उसको कुछ ग्रामर की किताबों में मिक्स्ड सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी जहां पर फैंड वॉइस भी हो और जहां पर यदि इसमें आप बात करेंगे तो यहां पे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के कनेक्टर्स होते हैं। इसमें आपके कनेक्टर्स क्या होते हैं भाई, यहां पर फैन वॉइस का भी कनेक्टर होता है, साथ में विद बाबाज वाला भी कनेक्टर होता है। विद बाबाज यानी आपको ध्यान रखना है इसमें से भी कोई एक कनेक्टर हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है, यानी दोनों कनेक्टर जहां पर होंगे तो वही आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव के बारे में बात कर रहे हैं। गेटिंग मी? चलिए स्ट्रक्चर्स को देखते रहेंगे। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, बी क्विक एंड बी फास्ट, फटाफट आप लोग बताएंगे कि कहां पर एरर एग्जिस्ट करता है। We don't really want a large house, we are looking for some comfort and some convenience on a moderate price। बताइए, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो दो स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखें। We don't really want a large house बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए एक बात बताइए, एक वर्ड होता है एट प्रेपोजिशन का प्रयोग हम लोग अलग अलग चीज बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे एट का प्रयोग हम लोग प्राइस बताने के लिए यूज करते हैं, एट का प्रयोग हम लोग टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, एट का प्रयोग हम लोग एज बताने के लिए यूज करते हैं, एट का प्रयोग हम लोग क्वालिटी बताने के लिए भी यूज कर लेते हैं, क्वालिटी। एट का प्रयोग हम लोग स्पीड बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब आप यहां पर एट का प्रयोग क्या क्या बताने के लिए यूज करते हैं भाई, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फ्रेम करने के लिए जब एट का प्रयोग करते हैं प्राइस बताने के लिए, तो यहां पर मॉडरेट प्राइस के बारे में बात किया गया सेंटेंस में।
और जब मॉडरेट प्राइस के बारे में बात किया गया है तो ऑन के जगह पर आपको एट का प्रयोग करना चाहिए। यह सेंटेंस होगा, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस एट अ मॉडरेट प्राइस। तो ध्यान रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने, सी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर मोर देन वन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं ललिता के बारे में। ललिता जो है एक लड़की है, लड़की जाएगी अपने बहन के घर। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि ना, हम कह देते हैं कि हेमंत विल हेल्प ब्रदर तो नहीं लिखेंगे, हेमंत विल हेल्प ब्रदर तो नहीं लिखेंगे, हेमंत विल हेल्प क्या, हिज ब्रदर। तो यहां पर जेंडर के अनुसार आपको पोजीशन शो करना चाहिए। उसी तरीके से यहां पर ललिता यदि लड़की है तो इस सेंटेंस में आपको पता है क्या लिखना चाहिए था। इसके जगह पर आपको लिखना चाहिए था हर सिस्टर्स हाउस लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? हर सिस्टर्स हाउस लिखना चाहिए था। बी पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग आई, भाई शी के साथ क्या लिखेंगे? हर। वी के साथ क्या लिखेंगे? और। आई के साथ क्या लिखते हैं? माय, ये लिखते हैं। दे के साथ क्या लिखते हैं भाई? दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, शी के साथ हर का प्रयोग करेंगे तो वह अपनी बहन के घर जाएगी इस समर। यह सेंटेंस आपने लिखा है, हर सिस्टर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। आपके एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। वन वर्ड सबडिविजन से तो एक एक मात्र प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में यदि बातें कर लिया जाए, 2.0 के बारे में बात कर लिया जाए, तो वहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेस से 4-4, 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, लेकिन बीपीएससी के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट, जहां पर पीपल का इंटरेक्शन होता है उनके एनवायरनमेंट से, तो यहां पर कौन सा इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड आप यूज करेंगे? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर गेटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हमने आपको बताया कि इंटरेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है जहां पर लोगों का इंटरेक्शन होता है उनके वातावरण से, तो वहां पर एक ना जो फिनोमिना क्रिएट होता है, जो वहां पर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। जैसे आप वातावरण से प्रभावित होते हैं, आपसे वातावरण प्रभावित होता है, एक दूसरे से, ये सारी चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। सेट ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ सेट ऑफ माइंड के बारे में बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ ना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, तो इसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है जहां पर हम लोग ना दर्शन शास्त्र के बारे में बातें करते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में बातें करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको मनोविज्ञान कहते हैं। ये आपके सामने भूगोल, आप ये सभी जानते हैं कि भूगोल क्या होता है, भूगोल। तो यहां पर एक एक स्टेटमेंट आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए इज द करेक्ट आंसर, सेंटेंस देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भाई 1 मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, आप लोगों को आंसर ही दिख गया, ये तो झिंगा लाला हो जाएगा फिर। चलिए ये सेंटेंस आपके सामने, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस आपके सामने, किसी को भी उसके दोष से मुक्त कर देना।
एक्सक्यूज, रेप्रिमांड, एक्सोनरेट और डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है रिवील करना, रिवील करना ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोज कर देना, एक्सपोज कर देना, रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, गेटिंग मी, अनवेल कर देना। ये अलग अलग वर्ड आपके सामने। ये कह रहे हैं कि फ्री फ्रॉम ना, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सोनरेट कहते हैं। रिप्रिमांड जो वर्ड होता है, जब कभी भी हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट के बारे में बातें करते हैं तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली मैं आप लोगों के सामने यदि बातें करूं रिप्रिमांड के बारे में, तो आप लोगों ने देखा होगा जहां पे क्रिटिसाइज लोगों को करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं भाई, क्रिटिसाइज जब लोगों को करने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रिमांड करना। खास करके किसी को आप क्या करते हैं, फटकारने लगते हैं, तब भी हम लोग ना रिप्रिमांड के बारे में बातें करते हैं। जैसे हम लोग किसी के सामने क्या करने लगे, स्कोल्ड करने लगे, टॉकिंग टू या वार्न करने लगे, एडमोनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, रिब्यूक के बारे में बातें करते हैं, तो ये रिप्रिमांड होता है। रिब्यूक, एडमोनिशमेंट, या आप बात करते हैं रिप्रूफ और स्कोल्डिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, ये मैं आपके सामने लिख देता हूं, रिप्रूफ हम लोग इसको बोलते हैं। वार्निंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, वार्निंग, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। एडमोनिशमेंट, एडमोनिशमेंट, इसको हम लोग रिब्यूक भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्कोल्डिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी को फ्री फ्रॉम ब्लेम के बारे में, तो यह एक्सोनरेट होता है। एक्सक्यूज आप लोग सभी लोग जानते हैं, मेरे को लग रहा है कि यहां पर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन। अंडरग्राउंड जो प्लेस होता है जहां पर हम लोग वाइन को स्टोर करते हैं, किसी अन्य प्रोविजंस के लिए इसको रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको यह बताना है। ध्यान आपको यह रखना है कि इसको हम लोग इंग्लिश में सेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, सेला के बारे में बात करते हैं। सेला वर्ड सुना है क्या, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड सेला? जहां पर हम लोग किसी भी प्रोविजन के लिए कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स हम लोग यूज करते हैं ना, वाइन वगैरह या किसी अदर प्रोविजन के लिए, उसको इंग्लिश में हम लोग सेला बोलते हैं। गैरेज तो कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है ना कि अंडरग्राउंड प्लेस ही होगा ना। एटिक का मतलब होता है अटारी। क्या होता है, अटारी। हॉल का मतलब आप लोग जानते हैं, तो यहां पर जो आंसर आपका होगा वह आपका होगा क्या भाई, अटारी होगा। गेटिंग मी, यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एयर इन द गिवन सेंटेंस, 4 of earliest civilizations of the world were located on the banks of or near large rivers. 4 of earliest civilization, बताइए तो। एक बात बताइए, आप लोगों को मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं कि जब कभी भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बातें करते हैं, तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, उसके पहले कौन सी आर्टिकल यूज करते हैं भाई? आप सभी जानते हैं कि हम लोग यूज करते हैं द वाइजेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द फैटेस्ट। तो यहां पर जब अर्लीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ये पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है और यहां पर आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। गेटिंग मी? Find out the error in the given sentence. No sooner did Priya get her report card when she started jumping with joy. एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि कुछ जब कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग नो सूनर के बारे में बात कर लेते हैं, तो नो सूनर के साथ हम लोग जो कनेक्टर यूज करते हैं वह THAN दैन होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यों ही डॉट डॉट डॉट। दैन का मतलब यहां पर इमीडिएटली है, दैन मतलब तुलना नहीं, दैन वर्ड जो है इसका मतलब यहां पर त्यों ही होता है, इमीडिएटली होता है। तो जब सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर आप वेन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके जगह पर THAN का प्रयोग करना चाहिए। दैन इज द करेक्ट आंसर। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड देन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। ज्यों ही प्रिया को रिपोर्ट कार्ड मिला, त्यों ही
वह ना खुशी से कूदने लगी। सेंटेंस ये कह रहा है। आइए दूसरा, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत कम, मेरे को लग रहा है 2 और 3 के आसपास प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पर उस पर ज्यादा, हाँ लेकिन आप लोग, हाँ 3 प्रश्न के आसपास पूछे गए थे, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग जो होती है वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, बात समझ रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी, यहां पर जो आने वाला स्टेटमेंट है ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ना बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके गलत हैं। अभी पिछला जो सेंटेंस आपके सामने कुछ पूछा गया था, वहां पर अकोमोडेशन के बारे में बात किया गया था कि अकोमोडेट वर्ड का ना स्पेलिंग क्या होता है। तो अकोमोडेशन का स्पेलिंग आपके सामने, वैक्यूम शब्द का स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जहां पे डबल यू और एम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? डबल यू और एम के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम, ये आप लोगों के हैरासमेंट की स्पेलिंग क्या है ना, इसी तरीके से अकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या है, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग क्या है, पब्लिकली की स्पेलिंग क्या है, तो इस तरह के वर्ड को आपको ध्यान रखना है। बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। द वेदर इज मच मोर वार्मर than it was a few days before के बाद। The weather is much more warmer, much more warmer। एक बात बता दीजिए, आपने जब तुलना के बारे में बात करते हैं तो मच मोर वार्मर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वार्मर जो शब्द, दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग साथ साथ आप यूज नहीं कर सकते। दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग आप पैरेलल यूज नहीं कर सकते। हाँ, दो कंपेरेटिव डिग्री एंड से जोड़ करके आ सकता है। यहां पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मच और जो मेनी शब्द होता है इसी से कंपेरेटिव होता है मोर, इसी का सुपरलेटिव जो वर्ड होता है वह होता है ना मोस्ट। क्या होता है भाई? मोस्ट होता है। यहां पर मोर कंपेरेटिव डिग्री है, वार्मर भी कंपेरेटिव डिग्री है। आपको यहां पर मच मोर नहीं, केवल मच वार्मर लिखना चाहिए था, मच वार्मर देन। और यहां पर आपके सामने फिर दोबारा भी यहां पर देन आपका प्रयोग कर दिया गया। दो देन दो जगह आप नहीं यूज कर सकते, इसलिए मोर देन 2 में एरर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी बी में भी एरर है और सी में भी एरर है। रेडी में? चलिए, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वेयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। एक बात बताइए, शायद आप लोगों को पता हो, मैं भी पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कंप्लेन एक शब्द है। कंप्लेन एक शब्द है जिसके साथ हम लोग 4 तरह के प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। कंप्लेन के साथ टू भी आता है, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट शब्द का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। कंप्लेन के साथ हम लोग अबाउट शब्द का प्रयोग करते हैं, और कंप्लेन के साथ हम लोग ऑफ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग नहीं पता तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम लोग, जैसे मान लीजिए आपने कहा नीरज या नीरू कंप्लेंड टू, नीरू कंप्लेंड टू मोहन, यानी नीरू ने मोहन से कंप्लेन किया। यदि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नीरू ने मोहन के खिलाफ कंप्लेन किया, तो अगेंस्ट का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, टू और अगेंस्ट जब आता है तो इसके बाद किसी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं पर अबाउट और ऑफ का जब प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हम लोग नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं। पुअर अकोमोडेशन जो वर्ड है ये नॉन लिविंग है, यहां पर एड का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आप यहां पर ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन के साथ ऐसे एड का प्रयोग तो होता ही नहीं है। मात्र 4 तरह के प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, टू, अगेंस्ट, अबाउट और ऑफ। जैसे मान लीजिए कई बार आपने सुना होगा, द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। तो एक ही सेंटेंस में चारों प्रेपोजिशन यूज किया जा सकता है। क्या समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, द स्टूडेंट्स complained to the
प्रिंसिपल अगेंस्ट वार्डन about the poor management of the hostel। सेंटेंस लिखा। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, यहां पर जो स्ट्रक्चर आपने लिखा हुआ है इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंप्लेन शब्द के साथ आपने टू क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल जो है वह व्यक्ति है। कंप्लेन के साथ आपने अगेंस्ट क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपका ये जो व्यक्ति वार्डन लिखा गया है यह भी आपका ना व्यक्ति है। लेकिन अबाउट आपने क्यों लिखा, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट क्यों लिखा आपने भाई, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हैं जब, तो यहां पर अबाउट आपका जो यूज किया गया पुअर मैनेजमेंट के लिए यूज किया गया, जो नॉन लिविंग है समथिंग है, यहां पर हॉस्टल जो शब्द है यह समथिंग है और इसलिए आपने यहां पर ऑफ शब्द का प्रयोग किया हुआ है। प्रिंसिपल यहां पर समबडी है, कोई व्यक्ति है, वार्डन आपका समबडी है। तो मैंने जैसा बताया टू और अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग समबडी के लिए और अबाउट और ऑफ का प्रयोग हम लोग समथिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है जिसको आप लोगों को देखना है और समझने का प्रयास करना है। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे डिमेंशन पर बातें करूंगा। आज मैं आप लोगों के सामने ना प्रेजेंट करने वाला था बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पाया। तो मैं नेक्स्ट डे प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सामने मैं लाइव रहूं, तब तक जब तक कि आपका कम से कम एग्जाम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, डिस्टेंस इंस्पायर्ड विद बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।